Hi everyone, I'm Vaishali, your success mentor. Welcome you all to my channel. So आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए मोस्ट वेटेड वीडियोस, क्योंकि बहुत सभी बच्चों ने पूछा मैम आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया था, कब दिया था, कैसा था, ये सब क्वेश्चंस आज मैं आंसर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया था, ओके, एंड कॉमर्स के लिए दिया था, कॉमर्स डिपार्टमेंट में दिया था, 2 बार दिया था। एक्चुअली ट्राई मैंने 3 बार किया था, इंटरव्यू देने में 2 बार गई। पहली टाइम में तो मैंने जस्ट मास्टर्स का एग्जाम ही फिनिश किया था, रिजल्ट भी नहीं आया था, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं जाके दे पाऊँ। तो मैं बैंगलोर में थी और उसके बाद बैंगलोर से दिल्ली ट्रेवल करना मैं उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, कोई इतना सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, एंड मुझे लगा कि मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं नहीं गई इंटरव्यू देने। बहुत डर था मुझ में उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम जब हुआ, सॉरी जब सेकेंड टाइम हुआ, सेकेंड टाइम जब मैंने ट्राई किया, हाँ तब मैं हुई शॉर्टलिस्ट, तब मेरा नेट क्लियर हुआ था, तब मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद एक और बार मैंने इंटरव्यू दिया JRF बन के, JRF के बाद ही मेरा इंटरव्यू हुआ। अब आप पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि मैम आपने 3 साल तक लगातार ट्राई किया सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, क्या हमें भी फिर इस यूनिवर्सिटी के लिए हर साल ट्राई करना चाहिए? शुड वी वेट फॉर दिस यूनिवर्सिटी ओनली? तो मैं बोलूँगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी ऐसा सजेस्ट नहीं करती, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, पर मेरा ओपिनियन हमेशा से यही है, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। एंड ये जो मेरा है ऑप्शन, जो मैंने 3 बार ट्राई किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो इसलिए बिकॉज देखो मैंने मास्टर्स जो है 3 साल पहले ही कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद ये 3 साल आई हैड सम अदर कमिटमेंट, मैं कहीं और चीज़ में बिजी थी, और किस चीज़ में इन 3 साल मैंने क्या किया वो सब किसी और वीडियोज में डिस्कस करेंगे। सो आई हैड सम अदर कमिटमेंट। ये नेट की प्रिपरेशन, ये PhD का प्रिपरेशन, ये सब मेरा साइड बाय साइड चलता रहा, एंड साथ ही साथ मैंने और भी ऐसा बहुत कुछ किया इस चीज़ में जो कि मेरे कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है और आगे भी रहेगा, ओके। अब बात है कि एडमिशन होने की, कि मैम आपने JRF बन के भी दिया, सिलेक्ट हुए नहीं हुए। अब देखिए जब नेट बन के हुआ तब तो नहीं हुआ, और तो तब मुझे ऐसे लगा कि यार काश JRF होता तो हो ही जाता, नेट है तो शायद इसीलिए नहीं है। फिर जब मैं JRF बन के गई तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि मुझ में फॉल्ट नहीं थी, लक ही खराब था, या इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी एडमिशन कमिटी कि उनका मूड कैसा है या उन्हें किस में क्या पसंद आ जाता है। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मुझ में कोई फॉल्ट है। आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना है। वो एडमिशन कमेटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, ओके, वो क्या ढूंढ रहे हैं, एंड उनको सूट कैसा करता है। सभी गाइड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका वाइब जिसके साथ मैच कर जाता है बस वो उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आप में कोई फॉल्ट है। एट द सेम टाइम मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये 3 साल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन के लिए बार बार ट्राई किया ही किया, बट साथ ही साथ मैंने PhD के लिए और यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन दिया, सॉरी इंटरव्यू दिया, ओके। तो वहां पे मैं क्लियर कर लेती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं कर पाती थी, वहां पे मैं क्लियर करके आ जाती, मेरा कॉन्फिडेंस होता था कि हाँ अब तो मैं कर लूंगी। बट जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आती थी तो वहां सिलेक्ट नहीं होती थी। ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो मतलब जिस वजह से आई डिडंट लूज होप, एंड क्योंकि मैं बाकी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट हो रही थी बट सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट नहीं हो रही थी, तो मुझे समझ आ गया कि मुझ में फॉल्ट नहीं है, क्योंकि बाकी सब यूनिवर्सिटीज के स्कॉलर्स, रिसर्चर्स इंटरव्यू में मुझसे खुश होते थे, खुश होके मुझे भेजते थे, एंड मुझे बहुत कॉन्फिडेंस हो गया था अपने आप पर। बट मैं वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो मुझे समझ आ गया कि इट्स नॉट माई फॉल्ट। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ये चीज़ क्लियरली समझ लें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। मेन टॉपिक मेरा एक्सपीरियंस ऑफ PhD इंटरव्यू। वैसे तो मैंने स्पेसिफिकली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बनाया, बट इट अप्लाइज टू ऑल द यूनिवर्सिटीज बिकॉज सभी यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। स्टार्ट करते हैं हम इंटरव्यू के एक दिन पहले। इंटरव्यू के एक दिन पहले जब आपको अपनी सारी प्रिपरेशन करके रखनी है, तो इस प्रिपरेशन में इंक्लूड होती है आपकी खुद की जो प्रैक्टिस वगैरह है, वो तो चलो अलग बात है, उसके लिए सेपरेट वीडियो। जो मेन चीज जो मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, एक दिन पहले जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, ओके। एंड वो लोग 2 कॉपीज बोलेंगे, जेरोक्स, ओरिजिनल जेरोक्स, फोटोज, ये सब चीजें होनी चाहिए। एंड वो आपको वैसे तो वो आपको लिस्ट देंगे सभी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए, बट वो लोग क्या करते हैं उसमें मेंशन नहीं करते कि फॉर्म भी चाहिए। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो चीज वो लोग बिल्कुल मेंशन नहीं करेंगे। जब मैं वहां पहुंची, मैंने बहुत लोगों को देखा वो फॉर्म लेके नहीं गए थे, बट मुझे तो एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि फॉर्म मांगते तो मैं तो अपना फॉर्म लेके गई थी। तो ये सब चीजें प्रिंट आउट आपको पहले ही लेके रखनी है। फॉर्म के बारे में वो लोग नहीं, वो ईमेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आप खुद याद से फॉर्म भी ले लीजिएगा, अपना फोटो, ID, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब नेक्स्ट डे जब मेरा इंटरव्यू था, तो मैं सुबह जल्दी से रेडी हुई। आई वॉज स्टेइंग विद माई सिस्टर। मैंने मेट्रो लिया, मेट्रो से मैं गई थी। एंड दिल्ली में चलो एक चीज़ अच्छा है कि मेट्रो है तो आप टाइम से पहुंच जाते हो, बट स्टिल
लेट नहीं होना, फिर भी टाइम से निकल जाना, कई बार मेट्रो में भी बहुत भीड़ हो जाती है। ओके, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी अलग अलग कैंपस है, 2-3 कैंपस है, आपको देखना पड़ेगा, लाइक नॉर्थ साउथ और भी कुछ है, शायद 2 या 3 ही कैंपस है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका एड्रेस क्या है, वो आप इंटरनेट पे चेक कीजिएगा, वेबसाइट में, और उसी कैंपस में आपको जाना है। मेरा कॉमर्स डिपार्टमेंट था, वो किस में था, नॉर्थ साउथ, वो मुझे याद नहीं, बट मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टॉप पे उतरी थी। ठीक है, स्टॉप का जो मेट्रो का स्टॉप ही है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऐसे बोलती है ना मेट्रो में, वैसे बोली थी, तो मैं वहां उतर गई थी। तो मैं वहां उतरी, उतरने के बाद मैं वहां से पूछूं, एक्सक्यूज मी, वेयर इज दिल्ली यूनिवर्सिटी? तो बोले यही है ना, कुछ ऐसे बोलते हैं। कुछ तो सुनते ही नहीं है बात में, ये सोच दिल्ली के लोगों को हो क्या गया, नो वन वाज रेडी टू हेल्प मी। मैं लोगों को बोलूं एक्सक्यूज मी, या फिर शायद एक्चुअली वो सुबह का टाइम था, सब लोग ऐसे एकदम फुल स्पीड में दौड़ते हैं, अपने लेट हो जाते हैं, फिर फुल स्पीड में दौड़ते हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ। मतलब गर्ल्स तो मतलब एकदम तो सारे लोग एकदम मेट्रो से उतरते ही कोई भी नहीं था जो 1 सेकंड के लिए मेरी बात सुन सके, सब लोग दौड़ रहे थे, ऐसे ऐसे कुछ छूट रहा है इनका। ठीक है, तो मैं एक्सक्यूज मी पीछे जाके बोलूं कुछ, तो ऐसे ऐसे किया लोगों ने। मैं आई वाज लाइक यार ये क्या है, मतलब एक तो आदमी ऑलरेडी इतना टेंशन में होता है, ऊपर से लोगों का ऐसा बिहेवियर वेयर नो वन इज रेडी टू हेल्प मी, तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे इस टाइम पे कि दिल्ली के लोगों को हो क्या गया है। तो मैं आई अंडरस्टैंड, अभी मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि हाँ शायद वो सुबह का टाइम होता है, कोई मतलब टाइम वेस्ट नहीं, लोगों के पास ऑलरेडी टाइम की कमी होती है, अब मैं समझ पा रही हूँ। बट उस टाइम में मुझे ऐसे लगा था कि मैन व्हाट द हेल इज दिस, ऐसे ट्रीट करते हैं क्या दिल्ली में लोग? तो फिर उसके बाद वहाँ पे रिक्शा वाला खड़ा था, वो देख रहा था 15 मिनट से ये लड़की ट्राई कर रही है लोगों से पूछने की, एंड कोई उसे सही बता नहीं पा रहा, और जो बता रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं कि इधर होगा उधर होगा, या बोल रहे हैं आई डोंट नो। ठीक है, ऐसे सब बोल रहे हैं। तो फिर मैं यही पूछूं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ जाना, फिर सब ये बोले कि हाँ यही है, इधर जाओ, उधर है, गेट कहाँ है, गेट भी नहीं मिल रहा मुझे, ऐसे ऐसे सब कुछ बोल रहे थे। फिर वो रिक्शे वाले ने मुझे बोला मैडम आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, मतलब वो समझ गया, वो मुझे खुद आके इतना पूछा आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, तो मैंने बोला डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, वो बोला कि चलो मैं ले चलता हूँ। तो मैंने बोला कि पता नहीं ये कितने पैसे लेगा। ठीक है, उसने एक्चुअली मांगे ही वैसे उसने ज्यादा 60-70 मांगे, और मुझे, और मैंने सुना था कि बस वॉकेबल है, 5 मिनट का डिस्टेंस है, तो मुझे पता था, तो उसने 60-70 मांगा, मैंने नहीं दिया। ठीक है, मैंने बोला भैया आप मुझे बता दो, मैं वॉकिंग करके चली जाऊँगी, मुझे इतना तो पता था कि वॉकेबल डिस्टेंस है, इतना मैंने पता कर लिया था। तो उन्होंने बताया कि ठीक है यहाँ से जाओ, यहाँ से डेड एंड और ट्रैफिक सिग्नल जब आएगा, ठीक है चलते जाना, यहाँ से ट्रैफिक सिग्नल जब आएगा फिर आपको लेफ्ट ले लेना, वहाँ आपको सामने मिल जाएगा। उसने मुझे इतना बता दिया, चलो यार चलो, थैंकफुल कि उसने इतना बता तो दिया। फिर मैं वहाँ पहुँच गई। ठीक है, अब जो वैसे रिक्शे वाले का जो है प्राइस का, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने शायद ज़्यादा लिया, बाद में मुझे समझ आया कि जो रिक्शे वाले लोग हैं वो बहुत घूम फिर के जाते हैं, एंड वॉकेबल अगर जाना है तो स्ट्रेट आप जा सकते हैं, जबकि रिक्शा आपको ज़्यादा लंबा घुमा के लेके जाएगा, तो शायद इसीलिए वो प्राइस होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि उस रिक्शे वाले ने मुझे ठगने की कोशिश की, ऐसा मैं नहीं बोल रही। आई एम वेरी थैंकफुल कि उसने एटलीस्ट मुझे हेल्प तो किया। ठीक है, सो मैं वहाँ से डिपार्टमेंट पहुँच गई। डिपार्टमेंट जब पहुँची तो वहाँ पे मैं वहाँ से पूछे वहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट जहाँ सब लोग जा रहे थे, पीछे पीछे मैं भी चल दी, और वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ थी। फिर बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें आपको अपना रूम नंबर चेक करना है, आपका रूम नंबर वहाँ पे सभी का अलॉटेड रहेगा, एंड टाइम स्लॉट्स में बुलाया था, एंड उस टाइम के हिसाब से मैं पहुँच गई थी। कुछ मॉर्निंग शिफ्ट होता है और एक आफ्टरनून शिफ्ट होता है, मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में बुलाया था, मॉर्निंग शिफ्ट में मैं पहुँच गई थी। तो फिर उसके बाद बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे मैंने अपना नंबर, रूम नंबर देख लिया था कि इस रूम में है। अब पहले हमें लगा कि हमें जाके रूम में बैठना है, रूम नंबर है उस रूम में बैठना है। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट हमें रूम नंबर में बैठा देते हैं, ठीक है, कि इस क्लास में बैठो और वहाँ से लेके जाएंगे गेट को, बट वैसा नहीं हुआ इस बार। मतलब उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, कॉमर्स के बच्चों को, कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, आई एम श्योर वो स्टूडेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर उसके बाद यहाँ कोने में उनका एक बड़ा सा क्लासरूम है, हॉल जैसा, वहाँ पर ही यूजुअली वर्कशॉप्स होती हैं उनकी, एंड यस, तो हम लोग को भी वहाँ पे बैठने को बोला, सभी बच्चों को बोला कि आप वहीं पे बैठो। वहाँ बैठ के उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, वो लोग नंबर बुलाते जाएंगे एंड उस हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ भी खोल मोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने सारे अपडेटेड डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। अगर अपडेटेड नहीं होंगे या कोई भी डॉक्यूमेंट इधर उधर होगा, कोई भी आपकी कुछ नहीं बात सुनेगा, कुछ भी आपकी कोई हेल्प नहीं होने वाली है अनलेस अनटिल आप जेन्युइन हो। तो इसलिए कुछ भी ऐसे खोल माल करने की कोशिश मत कीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उन्हें बेवकूफ़ बना दूंगा या जल्दी जल्दी में चेक नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम थरोली सील स्टैम्प सब कुछ अच्छे से चेक करते हैं वो, ठीक है, आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। एंड यस, डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई करवा लिया, मैंने वो करवा लिया। उसके बाद उन्होंने बोला आप यहाँ बैठो। फिर वहाँ के जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई होती है वॉलंटियर की, तो वो लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को एक एक करके लेके जाएंगे, वहाँ से एक एक करके लेके जाएंगे। एंड क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग रूम में एक साथ चल रहा होता है, ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है, एक ग्रुप्स बना देते हैं। और मतलब आई थिंक एट ए टाइम 10 रूम्स में इंटरव्यू चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है, 10 रूम्स में इंटरव्यू चल रहा था।
मैंने जब वो देखा था ना कि एक दिन में इतने सारे लोग बुलाए, मेरे मन में जैसे लड्डू फूट रहे थे, वाह यार क्या ज्यादा से ज्यादा वाइवा की तरह 2-2 मिनट 3-3 मिनट का इंटरव्यू लेंगे और निकाल देंगे। मैं तो ऐसे खुश हो गई थी, बट वहां जाके मुझे पता चला कि नहीं भाई, 10 रूम में इंटरव्यू चल रहे हैं। तो मैं समझ गई कि ऐसा नहीं है, टाइम वो लोग अच्छा खासा लेने वाले हैं। ठीक है, तो फिर वहां से जो है मास्टर का बच्चा था, वॉलंटियर था, वो मुझे लेके जाएगा मेरे रूम में, जो कि ऊपर होता है। बिठाया हमें, ग्राउंड फ्लोर पे था एंड इंटरव्यू चल रहे थे ऊपर वाले रूम में, तो वो मुझे मेरे रूम में लेके गया, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाता है। फिर वहां पे हमें थोड़ी देर बोला रुकने के लिए, मतलब ऊपर लेके ही जाएंगे 3-3 बच्चों को, तो 3-3 बच्चे करके जाएंगे और फिर एक एक को अंदर भेजा जाता है। इंटरव्यू रूम के अंदर की बात बताने से पहले मैं आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे होते हैं जो फॉर्म में कुछ गड़बड़ कर देते हैं एंड उसके बाद फिर सोचते रहते हैं अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो कुछ हो नहीं सकता। जबकि ऐसे नहीं है। मैंने सभी को, मतलब जिन्होंने भी मुझे अप्रोच किया कमेंट के थ्रू, मैम ये गड़बड़ होगी, ये गड़बड़ होगी, मैंने ये बोला कि इंटरव्यू आई मीन अपने डिपार्टमेंट को मेल कर दो। ठीक है, इंटरव्यू से पहले पहले अपने डिपार्टमेंट को मेल करके बता दो। एंड वो ये सोचता है रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्या फायदा क्या फायदा क्या फायदा। वो ये इसलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ निकल गई, कुछ ऐसे बोला, कुछ भी हुआ, तो फिर आप कम से कम बोल सकते हो कि हाँ मैम मुझसे ये गलती हो गई थी एंड मैंने आपके डिपार्टमेंट को मेल किया था, ये देखिए। आपको दिखाना है कि हाँ इस डेट पे आपने ईमेल किया, अपनी प्रॉब्लम एक्सप्रेस की थी। ठीक है, वो आपको जेन्युइन समझेंगे एंड वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ट्रस्ट मी। तो ये आपको जरूर करना है। अगर कोई मिस्टेक्स आपसे हो जाती है आपके फॉर्म में, तो आपको अपने डिपार्टमेंट को ईमेल जरूर करना है। भले ही उस टाइम पे डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई देता है नहीं देता, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि आपने अपने एंड से ट्राई किया था। ओके, अब नेक्स्ट चीज है मोड ऑफ इंटरव्यू। बच्चे पूछने की मैम किस मोड में होगा। तो पहली बात, जो लोग अपनी पीएचडी हिंदी में करने वाले हैं उनका तो हिंदी में ही होगा, नो डाउट। नेक्स्ट, वैसे तो आई ऑलवेज से कि इंग्लिश में कीजिए, क्योंकि देखिए आप इंग्लिश में पीएचडी करने वाले हैं, इंग्लिश में पूरी थीसिस लिखने, पेपर्स लिखने, सारा रिसर्च पेपर्स इंग्लिश में पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो उन्हें वो साफ पता लग जाएगा, मतलब बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, खुश होते हैं वो। ठीक है, दिल से आदमी खुश होता है, इट लुक्स प्रोफेशनल। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ इंग्लिश में कीजिए, ट्राई कीजिए। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ही खराब होती है, तो मतलब लाइक वो ऐसे बोलते हैं, मैडम आई एम वैशाली, आई स्टडी इन दिस स्कूल। तो ऐसा भी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल इंग्लिश में बोलने में, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली टेल देम मैम आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी हिंदी में बोलेगा कि मैम मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं अपना इंटरव्यू हिंदी में देना चाहती हूँ। आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। बट इस तरीके से आप इंग्लिश बोलने बैठेंगे तो आप एक्चुअली उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको जल्दी भेज देंगे, ये सोचिए कि ये हमारा टाइम वेस्ट कर। आप हिंदी में अगर फास्ट और जल्दी बोल सकते हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, हिंदी में आपके ज्यादा एक्सप्रेशन निकल के आते हैं, हैंड मूवमेंट फ्री होकर बोल सकते हैं, तो आप हिंदी ही चूज कीजिए। ठीक है, इंग्लिश अगर आप बोल सकते हैं एंड आप पूरे टाइम अपनी इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, तो इंटरव्यू हमेशा, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, बेकार जाएगा। वही लैंग्वेज यूज करो जो आप फ्रीली बोल सकते हो, एक्सप्रेसिव जिसमें ज्यादा हो। ओके, नेक्स्ट चीज, इंटरव्यूज जो है सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं, 6-7 बजे तक चलते हैं। तो जब आप आए टाइम से पहुंचे एंड अपना मन बना के चले कि भाई लेट भी हो सकता है, तो फूड वूड का आपको जो भी करना अरेंज वो सब आप देख लीजिएगा। तो इंटरव्यू लेट तक चलते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सीट भले ही 5-10 हो, लेकिन बच्चे मतलब बहुत ज्यादा ही होते हैं, मतलब जितनी भी सीट हो बच्चे बहुत होते हैं। जब आप रूम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठेंगे। मेरे टाइम पे कुछ ऐसे, मतलब ऐसे रूम था, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए थे मेरे टाइम पे एंड सभी के पास कुछ कुछ होता है, उनके पास हाथ में अपने अपने फॉर्म्स में मार्क्स वगैरह वो लोग देते हैं एंड आपकी डिटेल्स, फॉर्म वगैरह उनके पास भी होता है एंड आप भी जाओगे अपना रिसर्च प्रपोजल को दोगे, जितनी भी कॉपीज आपको बोली होगी एक एक को आप खुद पकड़ा दीजिएगा। ओके, फिर आप बैठेंगे एंड जब भी आपने जाना है अंदर, आपको किसी भी घमंड के साथ नहीं जाना कि मैंने नेट क्लियर किया है, जीआरएफ क्लियर किया है, ऐसा कुछ भी किसी भी घमंड के साथ नहीं जाना है, क्योंकि वहां हर एक आदमी जीआरएफ होता है। ठीक है, इनफैक्ट अभी नेट के थ्रू आई मीन एनटीए के थ्रू जा रहे हैं, तभी भी देखना कितने जीआरएफ वाले होंगे वहां पे। तो घमंड आप किसी चीज का मत कीजिएगा, जितना ज्यादा घमंड करेंगे आप, वो लोग उतनी ही ज्यादा बेइज्जती करके आपका घमंड शांत करने की कोशिश करेंगे। सो उस सिचुएशन में मत ही पड़िएगा। सो जस्ट बी पोलाइट। ओके, एंड आपसे वो क्वेश्चन पूछना जब शुरू करेंगे, कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता, तो जस्ट पोलाइटली से सॉरी मैम आई डोंट नो दिस आंसर, सॉरी मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, सॉरी मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई नीड टू गो एंड वर्क ऑन इट। या फिर अगर जैसे आप कुछ रॉन्ग आंसर देते हैं तो कई बार टीचर्स आपको खुद करेक्ट आंसर भी बता देते हैं कि ये है इसका करेक्ट आंसर, तो बोल सकते हैं थैंक यू मैम, आई विल श्योरली रिमेंबर दिस,
थैंक यू मैम, आई विल श्योर ऐड दिस टू माय डिक्शनरी एंड थैंक यू मैम, ऐसे स्माइल पास करके। एंड इस चीज़ों के लिए ऑफेंड नहीं होना कि मुझे आंसर नहीं आया, ठीक है, और उन्होंने बता दिया, ऐसा नहीं सोचना। इंस्टेड यू शुड बी थैंकफुल कि थैंक यू फॉर टीचिंग मी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें बोल के उनसे कनेक्शन बिल्ड करने की आपको कोशिश करनी है। तो अब वो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे एंड सबसे पहले तो यही होगा इंट्रोडक्शन, गिव योर इंट्रोडक्शन। जब तक आपका रिसर्च प्रपोजल 1 2 3 में देखेंगे बोलेंगे गिव योर इंट्रोडक्शन, और फिर शुरू हो जाएंगे रिसर्च प्रपोजल ऐसे जैसे पेजेस पलटना, ठीक है। जब तक आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इतनी देर में आपका रिसर्च प्रपोजल पूरा ऐसे स्कैन कर लेंगे। इंट्रोडक्शन आपको देना है एंड मेरे लिए क्या था, उन्होंने ऐसे रिसर्च प्रपोजल पकड़ा एंड वो ऐसे इंट्रोडक्शन ऐसे ऐसे करके, मतलब दे वर नॉट लुकिंग एट मी एंड वो मेरे रिसर्च प्रपोजल लिख रहे थे एंड मैं एक टाइम के लिए तो मैं एकदम डाउटफुल हो गई कि क्या मैं बोलूं या वो भी देख रहे हैं, मैं ऐसे हो गई। तो वो बोले कंटिन्यू कंटिन्यू, तो मतलब एकदम मल्टीटास्किंग, वो लोग देख भी रहे हैं एंड मेरा इंट्रोडक्शन भी ले रहे हैं। तो फिर एंड बट एक्चुअली मेरे लिए वो ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया क्योंकि वो मतलब जैसे थोड़ा सा फेस पे बना रहे थे, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी कंसंट्रेट नहीं कर पाई थी। मेरे साथ एक बार फर्स्ट टाइम में तो मेरे साथ ऐसे ही भी हुआ था। तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। तो वो ऐसे ही कुछ करेंगे कि जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि वो सारे एकदम कान खोल के आपका फेस देख के इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं, ऐसा नहीं, सुनेंगे भी और साथ में अपना इधर उधर या फॉर्म आपका रोल नंबर चेक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रेजेंट अपना कुछ कुछ करते रहेंगे, साथ ही साथ में वो सुनते रहेंगे। तो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, रुकना नहीं है, इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देना बस। तो इंट्रोडक्शन आपने देना है, अपने एजुकेशन कहाँ से की है, किस स्टेट से आप हो, एंड ये सब चीज़ें, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ें आई एम श्योर ये आप बना ही लेंगे अपना इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आएंगे आपसे मेन क्वेश्चन। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से। पहला होता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड, आपका जो रिसर्च टॉपिक है पूरा उससे रिलेटेड। सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। एंड देन थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं अगर आपने एमफिल में या फिर मास्टर्स में कोई डिसर्टेशन किया है तो उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि लिए मैंने बाकी सबसे पूछा था कि भाई आपसे क्या पूछा, सबसे मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी आदत है इंटरव्यू से आने के बाद मैंने सबसे पूछा कि भाई तुमसे क्या पूछा, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था, मैंने बहुत लोगों से बातचीत की थी, तो इसलिए मुझे पता है कि सबसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे थे एंड ये 3 मेन टाइप के क्वेश्चन है जो सबसे पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले तो उनका यही मेन मोटिव रहता है कि वो आपसे रिसर्च प्रपोजल के ऊपर क्वेश्चन पूछें, बट उनका अगर वो रिसर्च प्रपोजल में पता नहीं शायद उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता या फिर उन्हें ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं होती है तो फिर वो स्किप कर जाते हैं आपके। फिर आपसे पूछते हैं आपने कोई डिसर्टेशन किया था या कोई प्रोजेक्ट किया, तो फिर वो उस पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने मास्टर में कोई डिसर्टेशन किया है, प्रोजेक्ट किया है, तो उसके लिए उसकी भी आपको पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो एमफिल वाले तो स्पेशली, तो उसकी भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, वो उस पर भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया फिर वो आपके सब्जेक्ट के टॉपिक ही पूछना शुरू कर देते हैं। तो पहले सब्जेक्ट का टॉपिक जो है ये आता है लास्ट में। फर्स्ट उनका मेन मोटिव रहता है, फर्स्ट इंटरेस्ट वो यही कोशिश करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आते हैं डिसर्टेशन में, उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं होता तो फिर वो आपसे फाइनेंस के क्वेश्चन ही पूछना शुरू कर देते हैं। फाइनेंस में इसीलिए बोले क्योंकि मैंने उस टाइम पे फाइनेंस का दिया था इंटरव्यू तो फिर बट मेरे साथ क्या होता है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में शायद ऐसे भी बना दूं, शायद मैं सोच रही हूँ अगर आपको चाहिए हो कि डिसर्टेशन के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इफ यू नीड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस लेट मी नो। अभी मैं आपको अपने इंटरव्यू की बात कर रही हूँ तो मैं अपनी ही बात करती हूँ। मेरे से उन्होंने सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेरे रिसर्च टॉपिक के ऊपर ही पूछे थे, मेरे रिसर्च प्रपोजल के ऊपर ही पूछे थे। ओके, तो जब निकल ही गया तो यस उस टाइम पे मैं फाइनेंस का लेके गई थी, मैंने फाइनेंस के उसमें अप्लाई किया था फाइनेंस का। तो फाइनेंस के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मैंने अप्लाई किया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेरा टॉपिक था, तो मैंने वो टॉपिक बताया एंड अभी मैं बात करती हूँ मेरे जो फर्स्ट टाइम का है। पहले फर्स्ट टाइम तो मैं खैर अपना पूरा मतलब मास्टर्स का सिलेबस पढ़ के गई थी, मैंने अपनी मास्टर्स की पूरी बुक अच्छे से रख ली थी, बट वहां जाके मुझे पता चला कि भाई मास्टर्स का तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। तो ये मेरे से गलती हुई थी। उस टाइम पे मैं इतना अवेयर नहीं थी कि यूट्यूब में चेक करूँ, ये सब पता नहीं था। अभी आई डोंट नो कि मैं अवेयर नहीं थी या उस टाइम पे इतना यूट्यूब था नहीं, मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किसी का देख के जाऊँ ये सब कोई ऐसा मेरे पास सोर्स ही नहीं था, ठीक है। बट अभी आप लोगों के पास सोर्स है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, तो जितना ज्यादा और लोगों को स्प्रेड कर सकते हो और लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, तो प्लीज डू इट, ठीक है। सो यस मैं मास्टर्स का पढ़ के गई थी, बट उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे मेरे रिसर्च प्रपोजल के ऊपर। तो वहां पर तो भाई मेरे फर्स्ट टाइम पे तो मैं मतलब आई वाज ब्लैंक, मेरे साथ ऐसे हो गया था एंड वो फर्स्ट टाइम में कुछ क्वेश्चंस पूछ के ही मेरे को टाटा बाय बाय थैंक यू रिस्पेक्टफुली अच्छे से बाहर के गेट पे दिखा दी। फिर सेकंड टाइम में मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर गई थी एंड मेरे सारे क्वेश्चंस जो उन्होंने जो पूछे सभी क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से आंसर किए, बहुत स्मार्टली आंसर किए, ठीक है। एंड वो बहुत खुश भी थे, मुझे भी उम्मीद थी सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, बट पता नहीं भगवान को शायद कुछ और एक मंजर था।
अब देखो जो भी हुआ, बट आपको मैं एक चीज बार बार बोलना चाहती हूँ कि जस्ट बी सिंसियर। आपको कोई भी गलत जवाब देने की या झूठ वगैरह बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें घुमाने फिराने की जरूरत है कि मैं कोई भी झूठ बोल देता हूँ, उन्हें क्या ही पता है, इतना सारा लिटरेचर रिव्यू होता है, किसको क्या ही याद रहता है, किसी भी ऑथर का नाम बोल देता हूँ, कोई भी जर्नल का नाम बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है। वो पकड़ लेंगे, ठीक है, वो उन्हें सब पता है, वो आपको आसानी से पकड़ लेंगे। आपके एक्सप्रेशन से ही, एक्सप्रेशन छोड़ो, मतलब उन्हें इतनी नॉलेज है यार, वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसे इतना पता है कि आगे से कैसा आंसर आना चाहिए। तो जस्ट बी सिंसियर। ये मत सोचे कि वहाँ आपकी नॉलेज चेक करेंगे, नॉलेज से भी ज्यादा वो ये चेक करेंगे कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है, जो कि खैर आपके मार्क्स बताएंगे। नेक्स्ट जो वो चेक करेंगे कि आप कितने सिंसियर हैं, आप में एथिक्स कितने हैं। रिसर्च करना भाई, यू हैव टू बी एथिकल। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी फैब्रिकेशन करके या किसी तरीके से कुछ भी रिसर्च कुछ भी लेके मत रखो रिसर्च में। जो मतलब इंसान जो है ऑनेस्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे वो आपकी ऑनेस्टी, ये चीज, पोटेंशियल, ये सब चीजें आपका वहाँ पे चेक करेंगे। इन चीजों पे वो मेन ध्यान देंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट योर नॉलेज, ठीक है। अब बात आती है मेरे रिसर्च प्रपोजल की। उन्होंने पूछा अपने टॉपिक बताओ, मैंने बताया मेरे टॉपिक। अब वहाँ पे मैंने जो गलती कर दी थी, गलती ये गलती मैंने की अपने सेकंड इंटरव्यू में। तो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा रिसर्च प्रपोजल, वो तो खैर मैं अभी क्या ही बोलूँ उस बारे में, तो बोलने लायक होने। अभी जो बच्चे रिसर्च प्रपोजल बनाने में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मैम टॉपिक क्या ले, कैसे कैसे बनाया है, बट वी डोंट नो वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट। ये सब चीजें जो है होती ही होती है, मेरे साथ भी हुई थी व्हेन आई वाज एट योर टाइम। तो ये सब चीजें हुई थी, टाइम के साथ ये सब चीजें फिक्स हो जाती हैं, विद इट कम्स विद एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट टाइम में जो मेरा रिसर्च प्रपोजल था उसके बारे में तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, मैं अभी नेक्स्ट टाइम के बारे में बोलती हूँ। तो मैं टॉपिक ऐसे लेके गई जो मतलब कि वहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रखी थी। वहाँ एक ऐसा प्रोफेसर बैठा था जिसने उसके ऊपर मतलब बहुत कर रिसर्च करवा रखी थी, कर भी रखी थी, ठीक है। अर्निंग मैनेजमेंट मैं इस टॉपिक के ऊपर लेके गई थी। उस दिन हम आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर्स का जो हम खोल के दिखा रही थी मैं, तो वहाँ पे सामने खुद आप देखने के अर्निंग मैनेजमेंट का सामने ही आ गया था। तो मैंने जस्ट उसको बोल के भी बताया था, बट वो कोइंसिडेंस था कि सामने आ गया। मतलब इतने पेपर्स हैं, ये सब चीजें मैंने पहले चेक नहीं की थी। ये सब गलतियां जो मैंने की है, वो अभी मैं वही वीडियोस के थ्रू मैं बच्चों को बता रही हूँ, ठीक है, कि ये सब चीजें करनी है, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। एंड मैंने आपको मतलब मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है, ट्रस्ट में बहुत सी वीडियोस बनाई। अगर आपने वो नहीं देखी, जाके सारी वीडियोस देख लीजिए। एक एक वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो मैंने ये किया था, मैंने ऐसा सब कुछ चेक नहीं किया था कि कहाँ रिसर्च हो रखी है, कितनी नहीं हो रखी है। मुझे जो टॉपिक मिला मतलब अच्छा लगा, मैं वो लेके गई थी। मैंने आपको समझाया कि यू हैव टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल बाय टारगेटिंग योर यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने कुछ अलग ही तरीके से टारगेट कर दिया। मतलब मैं एक ऐसा लेके गई थी जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च कर रखी थी, उन्हें उस बारे में A to Z तक पूरी नॉलेज थी उस अर्निंग मैनेजमेंट की। तो वैसे टॉपिक मेरा सिर्फ अर्निंग मैनेजमेंट नहीं था, मेरे उस टॉपिक में और 5-6 वेरिएबल्स थे, मतलब बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अर्निंग मैनेजमेंट सुनते ही शी वाज लाइक, अच्छा अर्निंग मैनेजमेंट, बस मैम ने बस उसी टॉपिक को पकड़ लिया और बस शुरू हो गई, सिर्फ अर्निंग मैनेजमेंट को पकड़ा। आई वाज लाइक यार इसमें और भी तो टॉपिक है मैम, मेरे दिमाग में चल रहा था बाकी क्वेश्चन भी तो पूछो, बट नहीं, उन्होंने वही पकड़ा जिसमें वो एक्सपर्टीज थी, एंड उन्होंने अर्निंग मैनेजमेंट को ही बस, क्या ही बोलूं। तो ये सीधा पूछेंगे कि आप क्या कंट्रीब्यूट करने वाले, आप आंसर दोगे। फिर वो बोलेंगे नहीं, आप क्या कंट्रीब्यूट करने वाले। आपके खुद के दिमाग में आएगा यार अभी तो मैंने बोला, और कौन सा आंसर चाहिए इनको। एक्चुअली इनको चाहिए वही आंसर, बट इट शुड बी फ्रेम्ड इन द राइट वे। आपको ऐसे बताना है कि मैम अभी तक ये हो रखा है और ये नहीं हो रखा है, तो मैं ये चीज ढूंढ के लाके आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये एक आंसर मैंने बहुत ही मस्त दिया। मैंने उनको एकदम एक्सप्रेसिव वे में बताया। पहले उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने आंसर ऐसे दिया, उन्हें नहीं पसंद आया तो उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा डायरेक्ट, आप क्या करने वाले। और मैंने भी बड़े ही ज्यादा ही एक्सप्रेसिव होकर पूरा अच्छे से इस आंसर को बहुत अच्छा दिया, जिससे वो खुश हुई वहां पे थोड़ा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने और आगे पूछना शुरू किया मुझसे। मेथोडोलॉजी पे पूछे क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज कैसे करने वाले हो आप। अब मैंने वो बताया ये मैं डिजाइन लगाने वाली हूँ, एंड ये मेथोडोलॉजी में यूज करने वाली हूँ, स्टैटिस्टिकल टूल, इन सब के बारे में हमने बात किया। सो बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द स्टैटिस्टिक टूल। वो कोई भी ऐसा निकाल के पूछ सकते हैं, हो सकता है जैसे लाइक अनोवा मैंने मेंशन नहीं किया था, फिर भी उन्होंने पूछा कि हाँ अब व्हाट इज अनोवा, ठीक है। अनोवा में और इस टेस्ट में, टी टेस्ट में, एफ टेस्ट में क्या है, क्या डिफरेंस है, कब यूज करते हैं, कौन सा मल्टीपल वेरिएबल के लिए, कौन सा सिंगल वेरिएबल के लिए, ये सब चीजें उन्होंने पूछी। एंड वो सब स्टैटिस्टिक का ये सब टेस्ट मैं प्रिपेयर करके गई थी, मैंने आंसर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया मुझसे, उन्होंने लिटरेचर रिव्यू टारगेट किया। लिटरेचर रिव्यू में अब वो थ्योरीज के ऊपर आ गई। अर्निंग मैनेजमेंट के भाई उन्होंने तो मतलब ऑब्वियस, मैंने सोचा नहीं था कि इतना वो इस टॉपिक के ऊपर वो इतना ज्यादा पूछेंगे। फिर उन्होंने मुझसे अर्निंग मैनेजमेंट की थ्योरीज पूछना शुरू कर दी कि ये थ्योरी किसने जीती, हाउ डू वी आइडेंटिफाई अर्निंग मैनेजमेंट, जबकि मेरा ऐसा कुछ अर्निंग मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने का ऐसा कुछ था नहीं टॉपिक। अर्निंग मैनेजमेंट वो तो बस ऐसे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था, मेरा मेन वेरिएबल भी नहीं था, एक्स्ट्रा वेरिएबल था, लेकिन उन्होंने उसी को पकड़ के मुझे पूछना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो तो ये आपके लिए भी है कि आपके टॉपिक में
जितने भी वेरिएबल है, हो सकता है वो मेन वेरिएबल ना हो, तो बट वो उनकी मर्जी है कि वो कुछ भी एक भी वेरिएबल, एक टॉपिक, कुछ भी एक चीज उठा के उसमें क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। तो आपको हर एक चीज के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपके स्पेशली आपके टाइटल में, वो तो मतलब टाइटल से क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है, ये टाइटल क्यों, ये टाइटल कैसे बनाया, ठीक है, एंड टाइटल में एक भी वर्ड लेके क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। एक और क्वेश्चन, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल कौन से हैं, ये सब भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो आई वाज लाइक, उन्होंने थ्योरीज पूछना शुरू कर दी मुझसे। लिटरेचर रिव्यू भी पूछा कि हाँ, आपने लिटरेचर रिव्यू किया तो उसमें लोगों ने क्या क्या बोला, बाकी रिसर्चर ने क्या क्या फाइंड आउट किया, वो सब क्वेश्चंस। एंड बाकी चीजें, मतलब पीछे के सब्जेक्ट नॉलेज, उस टॉपिक का सब्जेक्ट नॉलेज उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया। अर्निंग मैनेजमेंट का, अब ये अर्निंग मैनेजमेंट वैसे बुक में तो था नहीं हमारा, बट सब्जेक्ट नॉलेज ये सब उन्होंने पूछना शुरू किया। हाँ, मैंने आंसर दिया, ठीक है, जैसा बहुत मुझे आता था, मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन वगैरह वो सब नहीं आती मुझे, बट थोड़ा बहुत पता था, तो मैंने ऑनेस्टली जितना पता था दिया। जहां नहीं दे पाई, मैंने वो भी ये बोला कि सॉरी मैम, आई डोंट नो दिस आंसर, या ऐसे मैंने अलग अलग तरीके से मैंने बोला। उन्होंने मुझे आगे से अच्छे से समझाया भी कि ये है, एंड मैंने उन्हें अच्छे से थैंक यू बोला, ऐसे पूरे टाइम स्माइल रखी। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे डराने की, मेरा कॉन्फिडेंस लो करने की, अंदर अंदर मेरे जो भी था, बाहर से मैंने एकदम अच्छे से स्माइल दिया मैंने उनको, ठीक है। और फिर एंड तक जब मैं बाहर गई तब भी थैंक यू सर, थैंक यू मैम, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, ऐसे बोल के गई, भले अंदर जो भी था, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूरा रिसर्च प्रपोजल के ऊपर ही पूछे, पूरे यही क्वेश्चन पूछे रिसर्च प्रपोजल के ऊपर। एंड सब्जेक्ट के ऊपर, मैं सब्जेक्ट के लिए तय करके गई थी, कुछ नहीं पूछा। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ, इट डिपेंड्स ऑन योर लक। रिसर्च प्रपोजल अपना पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। लिटरेचर रिव्यू उन्होंने भी पूछा, नेम सम ऑफ द जर्नल्स, कुछ जर्नल्स के नाम बताओ, इंटरनेशनल जर्नल्स के नाम बताओ। उन सब चीजों के लिए आपको रेडी रहना है। वो मेरे रेफरेंसेस एंड लिटरेचर रिव्यू उनको देख रही थी कि हाँ, लिटरेचर रिव्यू में इसका नाम है तो ये रेफरेंस में लिखा है या नहीं लिखा, आपने कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल यूज किया है, ठीक है, ए फुल फॉर्म, एपीए, एमएलए, इन सब का फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीजें उन्होंने पूछी। एंड क्या पूछा, रिसर्च रिसर्च डिजाइन, लिटरेचर गैप, इंट्रोडक्शन, मेन टॉपिक, और मुझे याद नहीं आ रहा, बट 10 to 15 मिनट्स का चला, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू चला था। एंड इधर मतलब ऐसे पसीना पसीना हो जाता है यार, वो एक टाइम पे तो मतलब ऐसे ऐसे मतलब बहुत बहुत डर लगता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू ऑल्सो, बट मेरे एक्सपीरियंस से आप अपने दिमाग में इमेजिन जरूर कर पा रहे होंगे, ये मेरे एक्सपीरियंस से जरूर सीखेगा। एंड यस 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 यस, और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ये भी पूछे गए थे कि आपने कहाँ से किया है मास्टर्स। मैंने अपने डिसर्टेशन के बारे में बताया था, डिसर्टेशन किसने किसने आपको करवाया था, तो मेरा जो प्रोफेसर थे वो तो थे ही डॉक्टर, ठीक है, इवन ही वाज अ डॉक्टर, तो उन्होंने, मैंने सही से बताया डॉक्टर, तो उनका नाम बताया डॉक्टर रमेश। तो उन्हें अच्छा लगा कि हाँ चलो किसी मतलब अच्छे प्रोफेसर ने करवाया है। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था आपने, ये भी ऐसा सब ये पूछा, और ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा, ठीक है, बस इतना डेसिटेशन के बारे में पूछा, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा डू यू हैव एनी रिसर्च एक्सपीरियंस, प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस, ये पूछा। यूजुअली दे आर एक्सपेक्टिंग कि किसी ने कोई रिसर्च पेपर किया हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, श्योर पूछा जाएगा फर्स्ट, कि अगर आपको कोई रिसर्च पेपर किया है तो वेल एंड गुड, रिसर्च पेपर किया तो आपको पूरा इंटरव्यू रिसर्च पेपर के ऊपर ही होने वाला है। नहीं किया तो मैंने बस बोला मैम डिसर्टेशन की थी बस, एंड अच्छे से बोला, ऐसे नहीं, डिसर्टेशन की थी, एंड उसके बाद ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं इतना लंबा बनाना नहीं चाहती थी, बट क्वेश्चन से इतने सारे लोग, क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर इतनी वीडियोस बना रही हूँ, तो लोगों को लग रहा है कि भाई इसने दिया था, नहीं दिया था, कब दिया था, क्यों दिया था, पास हुई, फेल हुई, ऐसे लोगों के मैंने बहुत क्वेश्चन है। तो उन सबको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भाई आई एम ओपन। मैंने इनफैक्ट अपने एक सब्सक्राइबर को मैंने कमेंट में बोला भी, आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, थोड़ा सा गिव मी सम टाइम, ठीक है, आई एक्सपेक्ट यू टू मेंटेन सम पेशेंस। एंड वो मैंने प्यार से ही बोला था, पता नहीं मैंने इमोजी यूज की या नहीं की, मुझे नहीं पता, कहीं उसको बुरा ना लगा हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट हर चीज का एक टाइम होता है। एंड मैं धीरे धीरे आई विल मेक सेपरेट वीडियोज अबाउट मी, अबाउट माई करियर एंड और चीजें, बट जब सही टाइम आने पे, एंड जो चीजें मतलब आपके लिए हेल्पफुल हो उन्हीं पे वीडियो मैं बनाना चाहूंगी ना, कि जिससे कि बाकी लोग मतलब मेरे एक्सपीरियंस से सीखें। आई एम ऑल्सो अ लर्नर, मैंने भी जो एक्सपीरियंस गेन किया, मैं चाहती हूँ आप उस एक्सपीरियंस से सीखें एंड मुझसे भी ऊपर जाए, मुझसे भी ऊपर बढ़े, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे एक्सपीरियंस से जस्ट फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी, बिल्कुल नहीं चाहती कि फॉलो मी, मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखें और मेरे से भी ऊपर जाए। मेरा नहीं हुआ, बट मैं चाहूंगी कि आपका भी हो, एंड होने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, बहुत लंबा हो गया।
अगर आपको लगा इट वॉज हेल्पफुल तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत से बच्चे कमेंट्स करते हैं, प्रेज करते हैं मुझे, उस चीज़ का मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लाइक माई सब्सक्राइबर। आज तक मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से एंड सभी पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, सब इतना प्यार करते हैं, मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।